प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शाम के 8 बज चुके हैं और इस समय हम लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे शिवराज विजयम के प्रथम विराम के प्रथम निःश्वास का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और कल की कक्षा तक हम लोग इसके भाग 17 तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोगों को इस 18वें भाग से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग मित्रों अपनी पुस्तक का यह पैराग्राफ ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज का यह पैराग्राफ मित्रों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पैराग्राफ से परीक्षा में बहुतेरे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। अतः हम लोग आज इस पैराग्राफ की थोड़ा ध्यान से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले मित्रों हम लोग कल की कक्षा तक जितना भी थोड़ी सी जो कहानी पहुंची है उसका एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे तब क्रम से अध्ययन करने के लिए बढ़ा जाएगा। तो कल तक हम लोगों ने मित्रों जो अध्ययन किया है उसमें जब बाकी पहले का तो और छोड़ देते हैं, योगी राज जब ब्रह्मचारी गुरु से उस विक्रमादित्य से लेकर के भारतवर्ष में आज तक की दशाओं का स्थितियों का जब वर्णन करने के लिए कहते हैं, तो ब्रह्मचारी गुरु विक्रमादित्य से लेकर के आज तक की भारतवर्ष की दशा का वर्णन कर रहे होते हैं। इसी वर्णन क्रम में इसी का वर्णन करते हुए इसी क्रम में कल की कक्षा तक हम लोग महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन कर लिया। ब्रह्मचारी गुरु उस योगी राज से बताते हुए कहते हैं कि कैसे गजनी देश का एक युवक महमूद गजनी वह भारत आता है और वह भारत में आकर के भारत को 12 बार लूटा और 12 बार लूटा और उसी लूटने के क्रम में उसने गुजरात देश के गुजरात राज्य के जो चूड़ामणि सोमनाथ तीर्थ था, मंदिर था, उसको धूल में मिला दिया और उसको धूल में मिला करके बहुत रत्नों को वह लूट करके गया, लेकिन अब वह स्वाद को चख लिया था। इस प्रकार से उसने जो है कि इसी क्रम में 12 बार भारत को लूटा था। अब जब वह लूट करके तो चला गया, अब महमूद गजनवी के लूट करके जाने के बाद अब आगे क्या घटना होती है, उस महमूद गजनवी का क्या होता है, उसके वंश का क्या होता है, भारत में फिर कौन आक्रमण करता है, अब इसी की चर्चा आज की पैराग्राफ में अध्ययन करना है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मचारी गुरु उस योगी राज से कि अथ काल क्रमेण, अथ का अर्थ होता है मित्रों इसके पश्चात या तत्पश्चात, इसी काल क्रम में, काल क्रमेण माने काल क्रम से, उसी काल क्रम से कि जिसमें वह अपना लूटा चला गया। सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे, सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे अर्थात सप्ताशीत माने 87, उत्तर माने बाद में, इसके बाद में 87 होगा, सहस्रतमे 1000 के बाद में, तो क्या हो जाएगा मित्रों 1087, 1087 बैक्रम आब्दे अर्थात विक्रम संवत, 1087 विक्रम संवत में सशोकम शोक के साथ, सकष्टम कष्ट के साथ, च मने और, प्राणान त्यक्तवती प्राण को त्याग दिया, है ना, कि उसी कालक्रम में 1087 विक्रम संवत में शोक के साथ कष्ट के साथ प्राण को त्याग दिया। तो प्रश्न चिन्ह उठेगा, कौन प्राण को त्याग दिया? तब आप लोग उत्तर देंगे, हम लोग उत्तर देंगे कि महामद, वह महमूद गजनवी ने प्राण त्याग दिया। किस सन में त्याग दिया? तो 1087 में उसने प्राण त्याग दिया। कैसे प्राण त्याग दिया, क्यों, मतलब किस प्रकार से वह प्राण त्याग दिया? तो वह शोक के साथ कष्ट के साथ अपने से तबीयत खराब हो गया होगा, जो भी होगा, वह उस कष्ट में प्राणों को त्याग दिया। कौन त्याग दिया? महामद ने। यानी कि समय बीतता गया मित्रों और वह 1087 में इस महामद की, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो यह दोनों प्रश्न है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने
महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1087 में हुई। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इसके मृत्यु के पश्चात गोर देशवासी, गोर देश का वासी, निवासी, कश्चित मने कोई, सहाबुद्दीन मने सहाबुद्दीन, नामा मने नामक। अरे कोई गोर देश का वासी था, उसका नाम था सहाबुद्दीन। यह कोई गोर देश का वासी था। देखिए गजनी देश अलग है और गोर देश अलग है। तो गोर देश का कोई वासी था जिसका नाम था सहाबुद्दीन। वह क्या काम किया? पहले प्रथमम मने पहले, गजनी देश आक्रमण, पहले वह गजनी देश पर आक्रमण किया। यानी कि जो सहाबुद्दीन था, जो गोर देश का था, वह कहां आक्रमण किया? पहले पहले वह जो है कि गजनी देश पर आक्रमण किया और गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम कि जो महमूद गजनवी का जो कुल था, जो खानदान था, उसको क्या काम किया? तो धर्मराज लोक अध्वनि अध्वनीनम, यानी कि धर्मराज यानी यमराज के, लोक मने लोक का, यमराज लोक का, यम लोक का, अध्वन मने मार्ग और अध्वनीनन मने पथिक। यमराज के लोक का, यम लोक के मार्ग का, अध्वनीनन मने पथिक, विधाय मने बनाकर, उनके खानदान को, उनके कुल को वह जो है कि यमलोक पहुंचा दिया। यमलोक के मार्ग का पथिक बनाकर अर्थात यमलोक पहुंचा दिया। तो देखिए कहा जाता है कि जैसे को तैसा, यानी कि महमूद गजनवी ने भी भारत पर आकर के अत्याचार किया, तो यह तो शोक के साथ, कष्ट के साथ तो खत्म हो गए। लेकिन इनका जो वंश बच गया था, लगभग मान लेते हैं, इस सन का तो चर्चा है नहीं, लेकिन मान लेते हैं 1240, 45 या 48 के लगभग की बात होगी, यानी 45 के लगभग आसपास की होगी। 1245 ईस्वी के लगभग में यह इनके अनुसार यह गोर देश का वासी कोई सहाबुद्दीन गया और जो महमूद गजनवी का जो वंश आगे चला रहा होगा एक दो चार पीढ़ी का, उसको पहले मार दिया और मार करके उसको किसका पथिक बना दिया? यमलोक के मार्ग का पथिक बना दिया इनके वंशजों को, महमूद अर्थात महमूद गजनवी के वंशजों को। इसके बाद सर्वाह मने सभी लोगों, प्रजास मने प्रजाओं को, इसके बाद सभी प्रजाओं को, पशु मारम मारयित्वा, पशु के समान मारकर, सभी प्रजाओं को पशु के समान मारकर। कहां की प्रजाओं को पशु के समान मारकर मित्रों? तो उस गजनी के प्रजाओं को पशु के समान मारकर और तद्र रुधिर आर्द्र मृदा, विच्छेद कर करके पढ़ लेते हैं। तत तद रुधिर आर्द्र ये मृदा, उन्हीं के रुधिर मने खून से, उन्हीं के रक्त से, आर्द्र मने गीला और मृदा मने मिट्टी को, यानी वहीं के प्रजा को मार करके उन्हीं के खून से गीले मिट्टी को सान करके क्या किया? गोर देशे बहुन गृहान निर्माय, गोर देश में बहुत से घरों को बनाकर, गोर देश में बहुत से घरों को बनाकर। अब बात पर ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यह शहाबुद्दीन ने क्या काम किया कि महमूद गजनवी के देश में गया गजनी और उसके वंश को समाप्त किया और वहां के प्रजा को मारा और उनके प्रजाओं के जब मारा पशुओं के समान, तो जो रक्त गिरा उस रक्त से मिट्टी को सान करके अपने देश में घर को उठाया, उसी गजनी देश में नहीं, कह रहे कि तद रुधिर आर्द्र मृदा, उनके खून से गीले मिट्टी से गोर देश में बहुन गृहान निर्माय, बहुत से घर को उसने क्या काम किया? निर्माण किया, है ना। गोर देश है, यहां पर विसर्ग, यह पर जो बिंदु है नहीं रहेगा। गोर देश है अर्थात गोर देश में उसने बहुत से घरों का निर्माण किया। अब आप लोगों से पहले परीक्षा के प्रश्न की चर्चा कर ली जाए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि शहाबुद्दीन ने भारत पर आक्रमण करने से पहले कहां आक्रमण किया? तो गजनी देश पर आक्रमण किया, है ना। और दूसरा,
यह कि महमूद गजनवी के कुल को, वंशजों को यमराज के लोक के यानी मार्ग का पथिक किसने बनाया? तो शहाबुद्दीन ने बनाया। शहाबुद्दीन ने कहाँ के प्रजाओं को पशुओं के समान मार डाला? गजनी देश की प्रजाओं को पशुओं के समान मार डाला। अब आगे देखिए, शहाबुद्दीन ने गजनी कहाँ के लोगों से रक्त से सने मिट्टी से अपने देश में घर को बनाया? तो गजनी देश के लोगों के रक्त से सनी मिट्टी से अपने देश में बहुत से घर बनाया। ये परीक्षा के लिए प्रश्न हो जाएंगे मित्रों हम लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि इसके बाद क्या किया, जब वहां का काम फाइनल कर लिया, यूं कह ले वहां का काम समाप्त कर लिया, निपटा लिया, तब कह रहे हैं कि चतुरंगिण्या अनिकिन्या। चतुरंगिणी अनिकिनी मने सेना, यह पूछा हुआ शब्द है मित्रों, अनिकिनी मने सेना। जब चतुरंगिणी सेना को लेकर भारतवर्षम प्रविश्य, तब वह चतुरंगिणी सेना लेकर के भारतवर्ष में प्रवेश किया। जब महमूद गजनवी के यहाँ का काम फाइनल करके तब भारत में चतुरंगिणी सेना लेकर के उसने प्रवेश किया। और इसके बाद भारत में प्रवेश करके क्या किया, अब आगे की घटना सुनिए कि शीतल शोणित है ना, शीतल शोणितान यानी कि जो ठंडे खून वाले हैं, शीतल माने ठंडा, शोणित माने जो रक्त वाले, ठंडे खून वाले, अर्थात ठंडे खून का तात्पर्य हुआ कि जो युद्ध चाहने वाले नहीं है, जो युद्ध चाहने वाले नहीं, अत्यंत सज्जन है, सुशील है, ऐसे लोगों को असयन है ना, कह रहे हैं कि अपयसयन यानी ऐसे लोगों को भी असयन मने तलवार से, असयन मने तलवार से मौत के घाट उतार कर, शीतल शोणितान अपि असयन यानी ठंडे खून वाले, युद्ध न चाहने वाले लोगों को भी तलवार से मौत के घाट उतार कर 50 उत्तर 12 शतमिते अपते यानी कि 50 यानी 50, उत्तर मने बाद में रहेगा, किसके बाद में रहेगा? तो 12 शत में यानी कि 1250 विक्रम में, 1250 संवत में क्या काम किया? 1250 में है ना, दिल्लीम दिल्लीम अवश्याम बभूव यानी कि वह दिल्ली को उसने जीत लिया, अर्थात दिल्ली पर उसने चढ़ाई कर दी। 1250 में उसने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। आगे बातें समझ में कि वह जब, फिर से ध्यान से समझिए, जब यह शहाबुद्दीन महमूद गजनवी के वंश को समाप्त करके वहां का काम खत्म कर लिया, तब वह भारत पर चतुरंगणी सेना लेकर के आक्रमण किया और इसके बाद जो ठंडे खून वाला युद्ध न चाहने वाले थे उनको भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया और 1250 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। यह मित्रों परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कि किस सन में वह जो है कि दिल्ली पर आक्रमण किया, तो 1250 में किया। आगे बढ़ते हैं। अब यह मित्रों अनुवाद है और यह शब्द अर्थ है, बाद में देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो कालक्रमेण यानी कालस्य क्रमः तेन षष्ठी तत्पुरुष समास, कालस्य काल का क्रम, तो और इसके बाद हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास और समास कर लेने के बाद हम लोग विभक्ति लगाएंगे इस उपाधि की उत्पत्ति करके, तो तेन यानी तृतीया का एक वचन लगा देंगे। तो काल क्रमेण में समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। विभक्ति कौन सी है? तो तृतीया का एक वचन। सप्ताशीति, तो सप्त धन शीति दीर्घ संधि है, सप्त धन यहां पर कर लेना चाहिए, सप्त धन शीति दीर्घ संधि है, अका सवर्ण दीर्घ सूत्र, कोई समस्या नहीं है। सप्तासी उत्तर, तो सप्ताशीति धन उत्तर, यण संधि हो जाएगी मित्रों यहां पर, ई के बाद हुआ है तो यू हो गया है, सप्तासी उत्तर, बिल्कुल सरल सा है। व्याक्रमाब्दे, व्याक्रमश्चासव अब्दः तस्मिन् कर्मधारय समास, तो व्याक्रमाब्दे में मित्रों महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा के लिए कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अगर विभक्ति पूछा जाए तो तस्मिन यानी कि तस्मिन तयोतेषु, सप्तमी का एक वचन, कोई समस्या नहीं।
आगे है देखिए सशोकम, तो शोकेन सहितम, यथा स्यात् तथा, अव्ययी भाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सकष्टम कष्टेन सह, बहुब्रीहि समास तेन सहेति तुल्य योगे सूत्र के द्वारा मित्रों। ये सशोकम सकष्टम, देखिए यहाँ शोक के साथ यथा स्यात्, यहाँ पर अव्ययी भाव समास, और सकष्टम मतलब कष्टेन सह हो जाएगा, तो कष्ट के साथ, और शोक के सहित। तो यहाँ पर मित्रों हम लोग यह याद रखेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, और यहाँ पर जो है कि बहुब्रीहि समास है, और दोनों परीक्षा के लिए हम लोगों के लिए हो जाएगा महत्वपूर्ण। तो इस बात को हम लोग स्मरण रखेंगे। अब आगे देखिए त्यक्तवती, तो त्यज धन कत्वतु, त्यज धन कत्वतु प्रत्यय। अब त्यज धन कत्वतु मित्रों सप्तमी का एक वचन, कोई समस्या नहीं। अक्रम में आंग धन क्रम धातु है, फिर लप लेप प्रत्यय लगा लेंगे, यहां पर भी कोई समस्या नहीं होगी। अध्वनीनम, अध्वन मतलब होता है मित्रों मार्ग। अलम गच्छति इति अध्वनीनम पंथ तम अध्वानीनम, अध्वनो यत्खौ इस सूत्र के द्वारा हुआ है। खैर ये बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में हम लोगों से पूछा जाएगा अध्वनीनम, अध्वनीनन का अध्वानम माने क्या अर्थ होता है मित्रों, तो मार्ग होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है और यही पूछा जा सकता है, बाकी इधर छोड़ दीजिए, इधर कोई विशिष्ट नहीं है। धर्मराज लोका ध्वन्य, अध्वन्य अध्वनीनम, अब इसका क्या हो जाएगा, तो धर्मराजस्य लोका तस्य ध्वनि अध्वनीनम, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास। क्योंकि धर्मराजस्य लोका, धर्मराज के लोक, धर्मराज का लोक, अतस्य, तो यहां भी षष्ठी है मित्रों, यहां भी षष्ठी है, षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। प्रजाश्च, तो प्रजास धन च इष्टुत्व संधि हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। पशु मारम पशु मृ धन णमुल प्रत्यय होगा मित्रों, थोड़ी सी टाइपिंग त्रुटि। मारयित्वा मृ धन ऋच धन मारी इट धन कत्वा, यह भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। निर्माय, निर्मा माने धातु माने अर्थ में है, धनलेप लगा लेंगे मित्रों, हो जाएगा निर्माय। अब है आगे चतुरंगिण्या, चतवारी गजह रथ तुरंग पदाति, जिसमें हाथी वाले, हाथी सवार, रथ सवार, यानी रथ से चलने वाले लोग रहे, घोड़े से चलने वाले लोग रहे, और पैदल चलने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को हम लोग, जिसमें चारों प्रकार की सेना हो, चतुरंगड़ी सेना कहते हैं। सा तया। अब अनिकिन्या, अनिकिन्या, तो अनिकरणो अस्त्या सातया, कुल मिला जुला करके मित्रों यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति हुई है, यह परीक्षा के लिए विशिष्ट कोई नहीं है, लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणी में था तो मैंने इसको भी नोट कर दिया कि अनिक धनिनी अत इन ठनव, यह सूत्र एक आता है जिसमें बिना भी तदयोगे तृतीय अर्थात सह का योग न होने पर भी उस अर्थ की प्रतीति होने के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। तो मैं समझता हूं यह विशिष्ट परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं कोई बात। चतुरंगिन्या अनिकिन्या, चतुरंगिन्या धन अनिकिन्या, तो दीर्घ संधि मित्रों बिल्कुल सरल। प्रविश्य, प्रधन विष, लेप प्रत्यय लगा लेंगे, एकदम सरल है। असयन, अस धन ऋच धन क्षत्रिय प्रत्यय मित्रों, लटह क्षत्रिय सानचा प्रथमा समानाधिकरण सूत्र क्षत्रिय प्रत्यय, लगता है हम सभी लोग जानते हैं। शीतल शोड़ितान, शीतलम शोड़ितम ऐसाम तान बहुब्रीहि समास, यह मित्रों समास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, इसको भी नोट करेंगे। अब आगे है अश्वयाम बभूव, तो यहां पर मित्रों अश्व धन ऋच धन आम, फिर भू धन ड़ल, लिट लकार में रूप चला लेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो ये वाला हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो पूछा जाएगा परीक्षा में। तो लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब मित्रों हम लोग चलते हैं इस विशेष पर, है ना, इस विशेष पर चलते हैं कि इस गद्य में विशेष क्या है। तो इस गद्य खंड में देखिए पशु मारम मारयित्वा, इस स्थान पर लुप्तोपमा अलंकार है ना, चूंकि पशुओं को मारकर ईव जो है यहाँ पर गायब है, लुप्तोपमा अलंकार है, पशुओं के समान मारकर प्रजाओं को। दूसरा है गद्य की सरल शैली प्रवाह पूर्ण है, समास रहित वृत्ति वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। तीसरा, इस गद्यांश में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वर्णन है। यह मित्रों आप लोगों के लिए कब महत्वपूर्ण होगा, ये वाला
मान लेते छोटा सा गद्यांश दे दिया, एक आध दो एक लाइन लिख देगा, डॉट 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 करके आगे छोड़ देगा, पूछ देगा इस गद्यांश में किसका वर्णन है। अब हम लोगों को याद रखना होगा इस गद्यांश में मोहम्मद गोरी का वर्णन है, अर्थात शहाबुद्दीन कहले, इसी को हम लोग मोहम्मद गोरी भी कहते थे। यह दोनों नाम हम लोग याद रखेंगे, शहाबुद्दीन और मोहम्मद गोरी। अब मित्रों मैंने आप लोगों के लिए जो शब्द कोश है यानी कि जो कोश है वह और जो धातु रूप है ये इत्यादि मैंने नहीं लिखा, समय के अभाव में उसको टाइप नहीं किया है। बस इस तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, उसको हम बाद में टाइप कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसके बाद आप लोगों को और भी कुछ कार्य करने हैं टाइपिंग का, इसलिए समय अभाव कारण मैं उसको नहीं अभी टाइप कर रहा हूं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई। क्योंकि वह सब मित्रों जो धातु रूप महत्वपूर्ण थे, जिस प्रकार से हम टाइप करते थे, प्रत्यय लगा और जो उपसर्ग लगे होते उस प्रकार के जो धातु कैसे रूप रूप चलता है, जो कोश है वह और इत्यादि, ये सब बाद में, चूंकि ये सब आप लोग अपने से भी अध्ययन कर सकते हैं। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1087 विक्रम संवत में। महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। शहाबुद्दीन ने भारत पर आक्रमण करने से पहले किस देश पर आक्रमण किया? तो गजनी देश पर आक्रमण किया। यह सब मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा विशिष्ट ध्यान रखिएगा इन सभी पर। ठीक है। महमूद गजनवी को किसने मारा? तो शोक एवं कष्ट के साथ स्वयं मरा। ऑप्शन दे देगा कि शहाबुद्दीन ने मारा, तो आप लोग तर्क लगा देंगे कि शहाबुद्दीन ने मारा होगा, क्योंकि इसी ने यमराज को मिलाया था। तो उसको नहीं मारा था, उसके वंशजों को मारा था। वह तो स्वयं स्वयं को कष्ट के साथ स्वयं खुदे मर गया। आगे है महमूद के वंश को यमराज के मार्ग का पथिक किसने बनाया? इसका उत्तर अगर पूछा जाएगा मित्रों तब शहाबुद्दीन लगाएंगे। अब आगे है शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रजा को पशुओं के साथ मार दिया, पशुओं के समान मार दिया। तो गजनी के प्रजाओं को। शहाबुद्दीन किस देश का रहने वाला था? शहाबुद्दीन मित्रों गोर देश का रहने वाला था। शहाबुद्दीन किस देश का रहने वाला था? गोर देश का रहने वाला था। यह परीक्षा में हम लोगों से पूछा जा चुका है और हो सकता है मित्रों तो आगे भी पूछा जाए, इसलिए विशिष्ट ध्यान रहना चाहिए। शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रजा के रक्त से गीली मिट्टी से घर बनाया। कहां की प्रजा से? तो गजनी की प्रजा से गीली मिट्टी से घर बनाया। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन ने गजनी देश की प्रजाओं के रक्त से गीली मिट्टी का घर किस देश में बनाया? तो गोर देश में बनाया। मित्रों मैं यह प्रश्न आप लोगों को कई बार ये सब परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, एकदम महत्वपूर्ण, विशेष ध्यान रखिएगा इस पे। शीतल सोडितान किस देश के लोग थे? तो भारत देश के लोग थे। शहाबुद्दीन ने भारत पर कब चढ़ाई की? तो संवत 1250 में चढ़ाई की। मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पर कि जब वह शहाबुद्दीन ने भारत पर आक्रमण किया तब क्या हुआ? देखते हैं अब। तो कह रहे हैं कि ततो, अब आगे फिर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताना प्रारंभ करते हैं कि ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्य कुब्जेश्वरम जय चंद्रम च पारस्परिक विरोधम ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम। ठीक। चलिए अच्छा आगे पैराग्राफ है, पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि फिर क्या हुआ कि उस समय जब वह 1250 में उस शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर भारत पर आक्रमण किया, तब उस समय दिल्ली का ईश्वर, दिल्ली का सम्राट कौन थे? पृथ्वीराज थे। उस समय दिल्ली का सम्राट कौन थे? पृथ्वीराज थे। और कान्य कुब्ज यानी जो कन्नौज है, कन्नौज का ईश्वर कौन था? जयचंद था। तो कन्नौज का अधिपति उस समय जयचंद था, दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज थे। और चमन और इन दोनों में पारस्परिक विरोध था, और पारस्परिक विरोध के ज्वर से ग्रस्त इन लोगों ने क्या काम किया था कि विस्मृत राजनीति को भुला दिया। यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे दिल्ली के नरेश, कन्नौज के नरेश थे जयचंद।
इन दोनों का आपसी विरोध था। इस विरोध के ज्वर से ग्रस्त होकर के इन लोगों ने राजनीति को क्या किया था, भुला दिया था। अब वह भारतवर्षम दुर्भाग्याय, भारतवर्षम दुर्भाग्याय माणव, यानी कि भारतवर्ष के दुर्भाग्य को, दुर्भाग्य माणव अर्थात मित्रों दुर्भाग्य का आकल्य यानी कि आकलन करके जब यह देखा शहाबुद्दीन ने, इन दोनों में तो दुश्मनी है, आपसी वैर है, इसे भारतवर्ष का दुर्भाग्य, इसी दुश्मनी को, पारस्परिक विरोध को, कान्य कुब्ज के और दिल्ली ईश्वर के पारस्परिक विरोध को भारतवर्ष के दुर्भाग्य का, दुर्भाग्य आकल्य मने समझकर, उभय है ना, अनायासेन, अनायासेन का मतलब हो जाएगा मित्रों, जब यान कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनायासेन, यानी कि अनायास ही, सरलता पूर्वक, उभावपि दोनों को, अनायासेन मने बिना किसी परिश्रम के, अनायास ही, उभावपि मने दोनों को, विशस्य मने मार दिया, मारकर, विशस्य मने मारकर। तो वह जो था शहाबुद्दीन, वह दिल्ली के ईश्वर और पृथ्वीराज और जयचंद में इस पारस्परिक विरोध था और उन लोगों ने राजनीति को भुला दिया था। इसी को उसने भारतवर्ष का दुर्भाग्य समझा और दुर्भाग्य समझ करके अनायासेन उभावपि दोनों को सरलता से मार दिया, क्योंकि दोनों में दुश्मनी थी। भाई एकजुट रहते तब तो उनके अंदर ताकत होती, उन दोनों में तो बैर था, विरोध था, तो कोई भी आएगा तो मार करके चला जाएगा, संगठित तो थे नहीं। इन दोनों को मारकर क्या किया कि वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक, वाराणसी पर्यंतम यानी कह रहे हैं कि इन दोनों को मार करके वाराणसी तक। अब म में से अ को निकाल लेंगे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, अखंडम, अखंडम, अखंड, अखंडम ने अखंड, अखंड मंडलम, फिर हो जाएगा कंटकम, अकीट किट्टम, यानी वाराणसी पर्यंतम खंड मंडलम अकंटकम अकीट किट्टम, राइट, यानी कि वाराणसी तक, वाराणसी तक, और खंड का, अखंड का मतलब हो जाएगा मित्रों की संपूर्ण, अखंड मने संपूर्ण, और मंडल मने जनपद, तो वाराणसी तक के संपूर्ण जनपद, यानी कि दिल्ली से लेकर के, दिल्ली से लेकर के कन्नौज यानी कि वाराणसी तक जितने संपूर्ण जनपद थे सबको अब करे अकंटकम, अकंटकम अर्थात निष्कंटक, अकंटकम अर्थात निष्कंटकम, अकीट किट्टम, फिर म में से को निकाल लेंगे, अकीट किट्टम यानी कि कह ले मित्रों की कीट से, है ना, अकीट किट्टम यानी कि जो कि कीट लगा हुआ ना हो, अर्थात मैला कुचैला ना हो, ठीक, अर्थात अगर एक लाइन में इसको कह दिया जाए मित्रों तो मैल से अस्पृष्ट, मैल से अस्पृष्ट, कीटों से अस्पृष्ट, ऐसे महारत्नम युवने, महारत्न के समान, जैसे महारत्न होता है ना, महारत्न जो होता है वह स्वच्छ होता है, उसमें कीट नहीं लगे होते हैं, मैला नहीं होता है, ऐसे महारत्न के समान, ऐसे अकीट किट्टम महारत्नम, यानी कि अकीट किट्टम जिसमें मैल न लगा हो, ऐसे महारत्न के समान महाराज्यम अंगीचकार, महाराज्यम अंगीचकार अर्थात महाराज्यम का तात्पर्य हो जाएगा मित्रों कि समस्त जनपद को, अंगीचकार मने विस्तृत साम्राज्य को, महाराज्य कहले विस्तृत साम्राज्य को, अंगीचकार मने स्वीकार किया। जब इन दोनों को मार दिया, ध्यान से समझिएगा, जब वह, है ना, जब वह शहाबुद्दीन इन दोनों लोगों को मार करके हटा दिया, इतना तक तो हम लोगों ने अध्ययन कर ही लिया कि इन दोनों लोगों को मार दिया। अब इन दोनों लोगों को मार लेने के पश्चात क्या हुआ कि वाराणसी पर्यंत यानी दिल्ली से लेके वाराणसी तक के अखंडम संपूर्ण मंडलम, संपूर्ण मंडल को, संपूर्ण मंडल को निष्कंटक मने निष्कंटक
यानी कि यहां से वहां तक कोई न रहे, ठीक है ना, यानी वाराणसी, दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक, करें कि दिल्ली से लेकर के उस वाराणसी तक, काशी तक फैले हुए समस्त जनपद को, महाराज्य यानी कि विस्तृत राज्य को स्वीकार किया। और वह राज्य कैसा था मित्रों? अकीट किट्टम महारत्नमी, की स्वच्छ महारत्न के समान। अर्थात थोड़ा सा मित्रों यहां पर ध्यान मेरा भंग हुआ, फिर से समझते हैं कि दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक का जो राज्य था वह कैसा था? अकीट किट्टम, यानी कि स्वच्छ था। इस स्वच्छ महारत्न के समान उस समस्त राज्य को, उस विस्तृत राज्य को उसने स्वीकार कर लिया। किसने? उस शहाबुद्दीन ने। राइट, चलिए, अब जब दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक के राज्य को इसने स्वीकार कर लिया, अब उसके बाद क्या किया कि तेन तेन वाराणस्यामपि, फिर उसने वाराणसी में भी बहवो, बहुत से अस्थि गिरयः, बहुत से हड्डियों का पहाड़, प्रचिता मन रच दिया। उसने जो है वाराणसी में बहुत से हड्डियों के पहाड़ बना डाले, बहुत से हड्डियों के पहाड़ रच दिए। और क्या किया उस शहाबुद्दीन ने? रिंग तरंग भंगा गंगा पी सोड़ित सोड़ा सोड़ी कृता, कि उसने जो है कि रिंग तरंग यानी चंचल लहरों से युक्त, गंगा पी मने गंगा को भी, है ना, चंचल तरंगों वाली गंगा को भी, सोड़ित मने रक्त से, सोना मने लाल, रक्त से लाल करके, है ना, रक्त से लाल करके सोणीकृता, सोण नद बना दिया, सोण नद बना दिया। ठीक, यह इसका अगला कार्य हो गया। बात आई समझ में कि जब उसने उस वाराणसी से लेकर के, उस दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक के संपूर्ण मंडल को, संपूर्ण जनपद को निष्कंटक और जो है कि अकीट किट्ट महारत्न के समान विस्तृत राज्य को जब वह स्वीकार किया, इसके पश्चात उसने अगला कार्य क्या किया कि वाराणसी में उसने बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना डाले। और इसके बाद उसने अगला कार्य क्या किया? इसके बाद उसने अगला कार्य किया कि चंचल लहरों या तरंगों से युक्त गंगा को भी उसने रक्त से लाल करके सोण नद बना दिया। गंगा को उसने रक्त इतना बहाया कि वह लाल होकर के सोण नद दिखने लगी। और फिर आगे क्या किया? करें कि पर सहस्राणी, और हजारों देव मंदिराणी, देव मंदिरों को, और हजारों देव मंदिरों को तोड़ करके भूमि सत्कृतानी, भूमि में मिला दिया। तो करे हजारों देव मंदिरों को तोड़ करके उसने भूमि में मिला दिया। यह सब कार्य किसने किया? शहाबुद्दीन ने किया मित्रों। तो याद कर लीजिए, है ना, कि यहां से जो हम लोगों ने भी अध्ययन किया, अगर आप लोगों से परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, एकदम अब परीक्षा के प्रश्न पर चलते हैं कि दिल्लीश्वर कौन था? तो पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज को किसने मारा? शहाबुद्दीन ने मारा। अन्य कुब्जेश्वर कौन था? जयचंद था। जयचंद को किसने मारा? शहाबुद्दीन ने मारा। ठीक है, किसके किसके बीच में यह विरोध था? तो पृथ्वीराज और जयचंद के विरोध में के अंदर ये विरोध था। मोहम्मद गौरी क्या, शहाबुद्दीन ने, चलिए वही बातें हैं, शहाबुद्दीन ने दिल्ली से लेकर के कहां तक के राज्यों को उसने महारत्न के समान स्वीकार किया? तो दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक के राज्य को उसने महारत्न के समान स्वीकार किया। फिर अगर प्रश्न को पलटा जाए कि शहाबुद्दीन ने दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक के कैसे राज्य को उसने स्वीकार किया? तो अकीट किट्ट महारत्न के समान उसने विस्तृत राज्य को स्वीकार किया। अब अगला प्रश्न पूछा जाए, किसने वाराणसी में बहुत से हड्डियों के पहाड़ बना दिए? तो
शहाबुद्दीन ने वाराणसी में हड्डियों के बहुत सारे पहाड़ बना दिए। किसने गंगा को लाल कर दिया? खून से। तो शहाबुद्दीन ने गंगा को लाल कर दिया खून से। प्रश्न को पलटा जाए, शहाबुद्दीन ने किस नदी को खून से लाल कर दिया? गंगा नदी को खून से लाल कर दिया। और आगे पर सहस्राणी च देव मंदिराणी भूमि सत्कृतानि, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि मंदिरों को तोड़ने का कार्य तो उसने भी किया था, महमूद गजनवी ने भी किया था, तो फंस जाएंगे प्रश्न अगर यहां से अब बनाया जाएगा तो। अब करें स एव प्रधानेन, अब करें इसी के बाद। उसने ही, सह मने वह, कौन वह? वह ही, कौन वह ही? वह शहाबुद्दीन ही। प्रधानेन मने प्रमुख रूप से, भारतीय मने भारत में, यावन राज्यांकुरा आरोपको भूत, कि इसी ने ही यवन राज्य का अंकुरण किया, अर्थात आरोप मतलब बीजारोपण किया। उसी ने प्रधान रूप से वर्ष में मुसलमानों के राज्य का, यवन के राज्य का, मुसलमानों के राज्य का बीजारोपण किया। तो यह भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कि किसने भारत में मुसलमानों के राज्यों का बीजारोपण किया? तो सह मने वह, किसने? शहाबुद्दीन ने, मोहम्मद गोरी ने किया। फिर कहते हैं तस्यैव च, और वही, और वह ही, उसका ही, और तस्य मने उसका होगा, और उसका ही, कश्चित मने कोई, कृतदास मने गुलाम, और उसी का कोई खरीदा हुआ दास अर्थात गुलाम, शहाबुद्दीन नामा अर्थात शहाबुद्दीन नामक प्रथम भारत सम्राट संजाता, भारत का प्रथम सम्राट हुआ। ठीक, तो फिर से परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कि साहब कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? शहाबुद्दीन का। भारत का प्रथम सम्राट कौन हुआ? भारत का प्रथम सम्राट कौन हुआ? याद रहे मित्रों, कुतुबुद्दीन हुआ था, न कि शहाबुद्दीन हुआ था। उसने बनाया और अपना चला गया था। राइट, ये हो गया मित्रों। हम समझते हैं पुनः इसको फिर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह सब हिंदी अनुवाद इत्यादि है, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर अब हम लोग चलते हैं। दिल्ली स्वरम, दिल्ल्याह ईश्वर अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, दिल्ली का ईश्वर। कान्य कुब्जेश्वरम, कान्य कुब्जेश्वरम, तो कान्य कुब्ज का ईश्वर, यहां भी मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास। एकदम सरल है। पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त, है ना, तो परस्परम भव पारस्परिकम तथो भूत विरोध स एव ज्वर, तीन ग्रस्त, तो तृतीया तत्पुरुष समास, उससे ग्रस्त। विस्मृत राजनीति, तो राज्ञाम नीति, राज्ञाम नीति राजनीति, विस्मृता राजनीति एन तम, तो बहुव्रीहि समास मित्रों, कि राजनीति को, है ना, भुला दिया है जिसने। तो किसने भुला दिया था? उस जो है कि जयचंद ने और पृथ्वीराज ने। भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, भारतवर्ष का दुर्भाग्य, है ना, भारतवर्ष का दुर्भाग्य तदीव आचरती थी, भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणतम, अनेक मित्र षष्ठी तत्पुरुष समास, भारतवर्ष का दुर्भाग्य। आकल्यान नासाये नायासेन, आकल्य धन अनायासेन, दीर्घ संधि हो जाएगी, कोई समस्या नहीं, एकदम सरल। अनायासेनो भावपि, तो अनायासेन धन उभावपि, गुण संधि हो जाएगा, अनायासेनो भावपि, उभावपि, उभव धनपि, अयादि संधि हो जाएगा मित्रों, ये चौ वायावा लग जाएगा, बिल्कुल फिट है। आकल्य, आंग धन, कल धन, ऋच धन, लेप मित्रों, एकदम यह भी सरल है। विशस्य विधन सस, हिंसायाम में लेप लगा लेंगे, फिर एकदम सरल। अकंटकम, न संति कंटकानि यस्मिन् तादृशम नए बहुव्रीहि समास, परीक्षा के लिए बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा कि नए बहुव्रीहि लगाएं कि नए तत्पुरुष लगाएं, इसलिए याद रहे नए बहुव्रीहि। कीट किट्टम, न विद्यन्ते कीटा किट्टम च यस्मिन् तादृशम, यह भी बहुव्रीहि समास है ना। अकीट किट्टम किसका है? तो वह महाराज का, महारत्न, अरे महारत्न का, महाराज का नहीं, महारत्न का। महारत्न, महत रत्न मिति कर्मधारय समास, यह भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से।
भागे है मित्रों अंगी चकार, अंग धन चुई धन क्री, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अस्थि गिरय, अस्थानाम गिरय षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रचिता प्रचिधन कत धन प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा मित्र। रिंग तरंग भंगा, रिंग तरंगाणाम भंगा यस्याम सा, तो तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास। ठीक। आगे है सोणित सोणा, सोणितेन सोणा इति तृतीय तृतीया तत्पुरुष समास, है ना, कि रक्त से लाल, तो उससे लग जाएगा तो तृतीया ही होगा। देव मंदिराणी, तो देवा नाम मंदिराणी, देवताओं का मंदिर, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे है प्राधान्येन, प्रधान से भाव तेन षष्ठी तत्पुरुष समास। यवन राज्य अंकर, यवन राज्य धन अंकुर, दीर्घ संधि हो जाएगी मित्र, यहां पर भी अंकुरा रहेगा। आरोप को अभूत, आरोप को धन अभूत, पुरुरूप संधि। तस्येव तस्य धनेव वृद्धि संधि, एकदम संधि तो मित्रों आप लोग हवा में उड़ा देंगे। प्रथम भारत सम्राट, तो भारत से सम्राट, भारत सम्राट, यहां तक तत्पुरुष समास। प्रथमश्चासो भारत सम्राट इति कर्मधारय समास। संजाता समधंजन प्रदुर्भाव्यकत, प्रथमा का एक वचन। संजाता समधंजात हल संधि, तो इतना सूत्र लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं। अब इसमें विशेष क्या है मित्रों, यहां पर हम लोगों को इस गद्य खंड में महारत्न में इस स्थल पर उपमा अलंकार है, महारत्न के समान, यह तो एकदम महत्वपूर्ण है, स्पष्ट भी है। अस्थि गिरिया, यहां पर रूपक अलंकार है, अस्थि रूपी पहाड़ को लगा दिया। अकीट किट्टम रिंग तरंग भंगा गंगा शोड़ित शोड़ा शोड़ित कृता आदि पदों में अनुप्रास है, हम सभी को पता है। और यहां पर माधुर्य प्रसाद गुण पांचाली रीति संदर्शित हो रही है। अब मित्रों संभावित प्रश्न क्या हो जाएंगे इसका, कि पृथ्वीराज चौहान कहां के सम्राट थे, तो दिल्ली के थे। जयचंद कहां का अधिपति था, तो कन्नौज का था। शहाबुद्दीन ने आक्रमण के समय भारत के किन दो राजाओं में आपसी बैर था, तो पृथ्वीराज और जयचंद में आपसी बैर था। पृथ्वीराज और जयचंद को किसने मारा, शहाबुद्दीन ने मारा। शहाबुद्दीन ने दिल्ली से लेकर कहां तक के जनपद को अपने अधीन कर लिया, तो काशी तक। शहाबुद्दीन ने हड्डियों के पहाड़ कहां लगा दिए थे, काशी और वाराणसी, काशी अर्थात वाराणसी में लगा दिए थे। अच्छा मित्रों, यहां पर आप लोगों के आएगा कि पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन ने थोड़े मारा था, ये तो अपने से इन लोगों ने, इनकी कहानियां और भी मिलती हैं, तो इतिहास में हम लोगों को नहीं जाना। हम लोगों को जो पुस्तक में है कि इन दोनों को आसानी से मारकर, तो आसानी से मारकर तो शहाबुद्दीन ने ही मारा ना, सीधी सीधी अर्थ लगा लेंगे हम लोग। गंगा को रक्त रंजित करके किसने सोन्नत बना दिया था, तो शहाबुद्दीन ने बना दिया था। भारतवर्ष में प्रधान रूप में मुसलमानों के राज्य का बीजारोपण किसने किया, तो शहाबुद्दीन ने किया था। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, शहाबुद्दीन का था। भारत का प्रथम सम्राट कौन हुआ, कुतुबुद्दीन हुआ। तो मित्रों यह हो गया हम लोगों के आज के इन दोनों पैराग्राफ का। अब मित्रों मैं सोच रहा हूं आप लोगों को किसी प्रकार से दो दो पैराग्राफ थोड़ा सा छोटे रूप में, कोश को हटा देंगे और कुछ टिप्पणी को हटा देंगे और कुछ जो है कि इस धातु रूप को हटा देंगे मित्रों, तो हम लोग समझ रहे हैं कि शीघ्रता से इसका अध्ययन करके इसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है इनकी पुस्तक में, तो 36 पैराग्राफ है। 36 पैराग्राफ में से हम लोग आज ये 25 पैराग्राफ अध्ययन कर लिए हैं। अब 11 पैराग्राफ मित्रों और बचे। अगर 11 पैराग्राफ हम लोग अगर दो दो पैराग्राफ अगर एक एक दिन में अध्ययन करते हैं, 6 दिन में हम लोगों का आराम से, यानी 6 कक्षा में आराम से समाप्त हो सकता है। ठीक है, कह रहे मित्रों आज की कक्षा, अब आप लोगों को आज की यह कक्षा कैसी लगी, आप लोग अवश्य ही कमेंट्स करके बताइएगा। अब मित्रों हम लोग देखते हैं, अगर कल समय मिलता है तो कल अध्ययन किया जाएगा, नहीं मित्रों कल हो सकता है मैं अवकाश भी कर दूं। अगर कल तो ठीक है, नहीं तो फिर परसों भी चलेगा, तो 8 बजे से ही। तब तक के लिए मित्रों आप सभी लोगों को नमो नमः, शुभ रात्रि।